एक बार फिर से आप सबों को आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी विथ राज सर भूगोल और प्रतियोगिता परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि हम लोग 2024 के पूछे हुए प्रश्नों को वार्षिक इंटरमीडिएट जैक के द्वारा जो पूछे गए हैं भूगोल विषय के तहत उसको हम लोग कर रहे हैं। और इसमें हम लोग पार्ट 1 के तहत और पार्ट 2 के तहत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखे और पार्ट 3 में हम लोग वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को देखे थे 2024 के ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर को। जो अगर आप नहीं देखे होंगे इस वीडियो को, चैनल में नए होंगे तो इसको आप लोग देख लें। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के में इसका लिंक दे दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो का, उसको आप लोग जरूर देख लेंगे। उसके बाद आज मैं पार्ट 4 को लेके आया हुआ हूं और इसमें हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने जा रहे हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 35 से लेकर 42 तक होगा और ये 150 शब्दों में लिखना होगा। तो चैनल में जो बच्चे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और दोस्तों में शेयर करेंगे और चैनल में बने रहेंगे, लाइक भी करेंगे, क्योंकि मैं आपके फरवरी एग्जाम तक पूरे 12th क्लास का प्रिपरेशन इसमें मैं करवा रहा हूं। तो आइए हम लोग चलते हैं और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन को, लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को। देखिए ये प्रश्न कौन सा है, तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल एनुअल इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2024 आर्ट्स ज्योग्राफी विषय का है और ये हम लोग पार्ट बी कर रहे हैं, यानी विषयनिष्ठ प्रश्नों को कर रहे हैं और उसका सेक्शन बी कर रहे हैं। सेक्शन बी के तहत हम लोग इसका लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, मतलब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। प्रत्येक जो प्रश्न है वो 3 अंक का है और ये 6 प्रश्न इसमें बनाने हैं, तो 6 त्रिक 18 यानी 18 अंक आपको इस सेक्शन से प्राप्त होंगे। क्वेश्चन की संख्या कितने से कितने रहेगी आपके प्रश्न पत्र में, तो प्रश्न संख्या 35 से लेकर 42 तक, क्वेश्चन नंबर 35 to 42 तक। इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, उसको देख लीजिए। किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देना है। 8 प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, इसमें से आपको 6 प्रश्न के ही उत्तर देना है, आंसर यानी 6 क्वेश्चंस। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 150 शब्दों में देना है, यानी यहाँ पे आपके शब्द लिमिट है 150 शब्द में, यानी आंसर ईच क्वेश्चन इन मैक्सिमम 150 वर्ड्स। तो चलिए प्रश्नों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 35 में देखिए, रेल परिवहन के 3 लाभ लिखिए, राइट 3 एडवांटेज ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट। तो बच्चों मैं पहले हिंदी लिख देता हूं, उसके बाद में इंग्लिश इसका लिख दूंगा आंसर। तो देखिए पहला क्या है, उसका आंसर हम लोग एक प्रकार से परिभाषित किए हुए हैं। रेल परिवहन को कैसे, जैसे मैं करता हूं हमेशा, प्रस्तुतिकरण इस तरह होना चाहिए। तो रेल परिवहन तृतीय क्रियाकलाप, ध्यान देंगे, रेल परिवहन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत स्थल परिवहन, परिभाषा जो मैं शब्दों यूज कर रहा हूं आपके ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। रेल परिवहन तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत स्थल परिवहन का एक ऐसा सस्ता माध्यम है जिसके द्वारा व्यक्तियों, वस्तुओं एवं सेवाओं को लंबी दूरी तक एक से दूसरे स्थान तक परिवहित किया जाता है। परिभाषा क्लियर हो गए? व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। तो रेल परिवहन के प्रमुख लाभ, जैसे कि प्रश्न में पूछ रहा है कि लाभ डायरेक्ट, तो हम लोग डायरेक्ट लाभ नहीं लिखेंगे, इसको थोड़ा सा परिभाषित कर देंगे रेल परिवहन को। उसके बाद हम लोग सीधे प्रश्न पर आएंगे कि रेल परिवहन के प्रमुख लाभ निम्नलिखित हैं। और पहला वाला देखिए, पहला हेडिंग क्या है, सस्ता और सुविधाजनक परिवहन साधन। तो रेल परिवहन सस्ता है और सुविधाजनक परिवहन साधन है। रेल परिवहन किस दृष्टिकोण से, तो उसको भी देख लेते हैं। रेल परिवहन लंबी दूरी की यात्रा तथा भारी वस्तुओं, ध्यान देंगे, लंबी दूरी की यात्रा तथा भारी वस्तुओं को कम लागत पर परिवहित करने में सक्षम है। मान लीजिए सड़क परिवहन के द्वारा अगर हम ट्रक से कोई भारी वस्तु ले जाते हैं तो उसमें हमको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अधिक पड़ेगा। अगर हम लंबी दूरी तक खुद का यात्रा करते हैं बस से या कार से, तो उसमें हमें ज्यादा लागत लगेगा और सुविधाजनक भी नहीं रहेगा। जबकि रेल परिवहन सस्ता और सुविधाजनक रहेगा लंबी दूरी के लिए और भारी वस्तुओं को परिवहित करने में। तो ये हो गई एक विशेषता इसकी, रेल परिवहन के लाभ पूछा जा रहा है और लाभ को हम लोग
देखते हैं। इसको यहाँ तक आप लोग लिख लीजिए, फिर और लाभ को देखते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, नेक्स्ट जो इसका एडवांटेज है, रेल परिवहन का लाभ है, वो है भारी और थोक वस्तुओं के लिए उपयुक्त है रेल परिवहन। ठीक है ना। तो देख लेते हैं व्याख्या में। रेल मार्ग द्वारा कोयला, लोहा, अनाज, पेट्रोलियम इत्यादि भारी वस्तुएं, ध्यान रखिएगा, भारी वस्तुएं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान, दो बार हो गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाई जा सकती हैं। ठीक है। अगला जो इसका एडवांटेज है, राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करता है रेल परिवहन। कैसे करता है देख लेते हैं। तो रेल परिवहन देश के विभिन्न भागों को, रेल परिवहन देश के विभिन्न भागों को जोड़ता है और लोगों के बीच संपर्क बढ़ाकर, कैसे, तो लोगों के बीच संपर्क बढ़ाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत करता है। देखिए जो विशेषताएं थे, लाभ थे, अगर विशेषता पूछे तो भी वही है, लाभ है तो भी वही है। तो रेल परिवहन का मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। देखिए ये फ्लो चार्ट है। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन को मैंने कोशिश करेंगे हम लोग एक फ्लो चार्ट या मैप जरूर से जरूर भूगोल में डालेंगे। तो ये फ्लो चार्ट है। देखिए रेल परिवहन क्या है, तृतीयक क्रियाकलाप है और स्थल परिवहन का एक माध्यम है। और इसके लाभ क्या है, सबसे पहला सस्ता है, सुविधाजनक है। दूसरा विशेषता, भारी तथा थोक वस्तुओं के लिए उपयुक्त है और राष्ट्रीय एकता में सहायक है। इतना सा याद कर लीजिएगा तो पूरा आप शॉर्ट आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन का प्रयास करेंगे फ्लो चार्ट देने का। लास्ट में निष्कर्ष लिखते हैं रेल परिवहन का। तो इस प्रकार रेल परिवहन न केवल सस्ता और उपयोगी साधन है, बल्कि यह देश के विकास और एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रकार हम लोग इसका देख लिए पूरा रेल परिवहन के लाभ विशेषता के साथ। ठीक है। अब इसका हम लोग थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में लिख देते हैं। सीबीएसई और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए वो उपयोगी हो जाएगा। उसको भी एक बार देख लेते हैं एक नजर से हम लोग। तो रेल ट्रांसपोर्ट का जो एडवांटेज है उसको हम लोग देख लेते हैं एक नजर में। रेल ट्रांसपोर्ट, द मेन एडवांटेजेस ऑफ रेल ट्रांसपोर्ट आर एज फॉलोज। नंबर 1, it is a cheap and convenient means of transport that helps in carrying passengers and goods over long distance at low cost. Next advantage is it is suitable for carrying heavy and bulky goods such as coal, iron, grain and petroleum over long distance easily. Such as coal, iron, grain and petroleum over long distance easily. Now next advantage of rail transport is it strengthens national unity by connecting different parts of the country and promoting social and economic integrity. Now, conclusion. Thus, rail transport plays a vital role in the development and unity of the nation. That's it. And next question number is 36. तो हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 को। तो आइए क्वेश्चन नंबर 36 को देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन में है, जल प्रदूषण की रोकथाम के लिए 3 महत्वपूर्ण उपायों का सुझाव दीजिए। सजेस्ट 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स टू कंट्रोल वाटर पॉल्यूशन। यानी जल प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले उपायों के बारे में बात करना है, जिसे 150 शब्दों में आपको जवाब देना है। तो हम लोग उसको सबसे पहले क्या करेंगे, तो जल प्रदूषण को परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित किए हुए हैं जल प्रदूषण को, देख लीजिए। तो मानवीय क्रियाकलापों द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, भूमिगत जल या समुद्री जल में हानिकारक पदार्थ जैसे रासायनिक अपशिष्ट, कीटनाशक, औद्योगिक अवशेष, प्लास्टिक आदि मिल जाते हैं, जिससे जल की गुणवत्ता घट जाती है और मानव, पशु तथा पर्यावरण के लिए
हानिकारक हो जाता है, तो इसे ही जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण को निम्नलिखित उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, तो कुछ उपाय हैं। पहला उपाय क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन करना। ठीक है, उद्योग से जो अपशिष्ट निकलते हैं उनको हम सबसे पहले प्यूरिफाई करके नदियों में डालें, झीलों में डालें, उसकी बात की जा रही है। समझ लेते हैं। कारखानों और उद्योगों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को, जो वहां से अपशिष्ट जल निकलता है, उसको नदियों या झीलों में छोड़ने से पहले शोधन संयंत्रों, उसको इंग्लिश में बोलते हैं एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट्स, के माध्यम से शुद्ध किया जाना चाहिए पहले, उसके बाद ही हम उसे नदियों या झीलों में डालें। दूसरा इसका उपाय क्या है? तो घरेलू अपशिष्टों का उचित निपटान। घर से जो प्रदूषित जल निकलते हैं, गंदे जल, उसको उचित निपटान करना है। कैसे? तो घरेलू गंदे पानी और सीवेज को सीधे जल स्रोतों में प्रवाहित करने के बजाय सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध किया जाना चाहिए। देखिए, जो घर में हम लोग अभी गांव में रहते हैं उन्हें नहीं, लेकिन शहरों में जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं या बड़े शहरों में रहते हैं, तो उन्हें नलका के द्वारा पीने के भी पानी प्राप्त होता है, और उनके द्वारा जो यूज कर लिया जाता है गंदे पानी, तो टाउन में कहाँ डिपोजिट करेंगे? तो उनको भी वो क्या करते हैं, तो रोड के नीचे सीवेज बना रहता है और वो मोटा सा पाइप रहता है, उसी में गंदे पानी भी वापस जाते हैं और नदियों में छोड़ दिए जाते हैं या नालों में छोड़ दिए जाते हैं। दिल्ली जाइएगा तो वहां पे बड़े बड़े नाले ऐसे लगेंगे जैसे सीवेज वाले पानी वहीं पे छोड़े जाते हैं, ऐसा लगेगा जैसे कि नदी है। इधर की छोटे छोटे नदियां होती हैं, वैसे दिल्ली में एकदम पूरा घूमिएगा तो बड़े बड़े नाले मिलेंगे आपको, वही सीवेज वहीं पे डंप होते हैं, और वो सारे सीवेज यमुना नदी में जाके प्रदूषित करते हैं। तो उन्हीं सीवेजों को बात की जा रही है। तो एक पाइप में गंदे पानी जाते हैं और साफ पानी भी आता है शहरों में, घरों में। तो उन्हीं को बोला जा रहा है कि जो गंदे पानी है उसे शुद्ध करके, कहाँ पे? तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में शुद्ध करके ही नालों के थ्रू और नदियों में डाला जाना चाहिए। ठीक है, दो हम लोग उपाय किए, और भी कुछ उपाय हैं, देख लेते हैं हम लोग उसके। तो देखिए, नेक्स्ट जो उपाय है, मेजर्स है वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का, वो है रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का सीमित प्रयोग, है ना। कृषि में जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशकों का उपयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि उससे क्या होगा? भूजल यानी ग्राउंड वाटर और सतही जल प्रदूषित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रासायनिक खाद और कीटनाशकों को सीमित प्रयोग करेंगे, और जैविक खाद और प्राकृतिक कीटनाशक जैसे कि क्या? जैसे नीम हरित लेप जो होता है, उसको हम कीटनाशकों के जगह में डालें ताकि कीड़े उससे मरे। जैविक खाद, गोबर, केंचुआ खाद या वनस्पति खाद का प्रयोग करें, तो उससे क्या हो जाएगा? सतही जल और भूजल को प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। अगला है प्लास्टिक का प्रयोग कम करें, जितना कम हो सके। जन जागरूकता, लोगों में प्रचार प्रसार हो। किस उद्देश्य से? तो भूमिगत जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए और सतही जल को प्रदूषित होने से रोकने के लिए। वृक्षारोपण किया जाए और जल संरक्षण किया जाए, इससे क्या हो जाएगा? तो वाटर प्यूरिफिकेशन में मदद मिलेगी, वाटर को शुद्धिकरण होने में मदद मिलेगी। ठीक है, देखिए फ्लो चार्ट हम लोग कर लिए, इसी में वही चीजों को पॉइंट हम लोग कर दिए हैं। ऐसे करिएगा तो आपको विजिबल हो जाएगा आपका आंसर, और जो एग्जाम नहीं होंगे, जो कॉपी जांचेंगे, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है ना, मार्क्स आपको अच्छे मिल सकते हैं इस तरह में। तो जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय कौन कौन से हैं? औद्योगिक अपशिष्टों का शोधन, घरेलू अपशिष्टों का उचित निपटान, रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों का सीमित प्रयोग, और प्लास्टिक का कम प्रयोग, साथ ही साथ जन जागरूकता। तो वो सारे इतना याद करिएगा, इसी में आप डील कर लीजिएगा, मतलब उसको व्याख्या कर लीजिएगा। निष्कर्ष के तौर पर देख लेते हैं हम लोग क्या लिखे हैं इसमें। उपरोक्त उपायों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर गंगा सफाई राष्ट्रीय अभियान के तहत नमामि गंगे जैसे कार्यक्रमों के द्वारा गंगा एवं इसकी सहायक नदियों को प्रदूषण रहित करने के लक्ष्य के साथ
कार्य किए जा रहे हैं। कहने का मतलब कि जितने उपाय बताए गए हैं उन उपायों के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार और राज्य स्तर पर सरकारें विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से क्या कर रहे हैं, तो मुख्य नदियों और सहायक नदियों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए अलग अलग स्कीम के तहत उनका सफाई अभियान किया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग देख लें। इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेते हैं तो एक नजर में, ताकि वो बच्चे भी थोड़ा सा लिखते चले जाएंगे। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन को देखते हैं। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि इंग्लिश में वाटर पॉल्यूशन के जो 3 मेजर्स है उसको भी बताया गया, लेकिन सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन को हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। When harmful substance such as chemical pesticides, industrial wastes, or plastic are discharged into rivers, lakes, ponds, groundwater, or ocean due to human activities, degrading the quality of water and making it harmful for human, animal, and environment, it is called water pollution. Now, here is 3 measures, 3 or 4, 5 measures to control water pollution. The first measure is treatment of industrial wastes. Industrial effluents should be treated in treatment plants before being released into water bodies. Okay, next measure of water pollution is proper disposal of domestic waste. Domestic sewage should be purified in sewage treatment plants instead of being discharged directly into river or lakes. Third measure is limited use of chemical fertilizer and pesticides. And fourth measure to control water pollution is reducing use of plastic. And fifth is public awareness. And sixth is afforestation and water conservation. Okay, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का होगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तो भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रश्न क्या है, तो भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। मेंशन द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड। इंडियन फॉरेन ट्रेड। देखिए इस प्रश्न को कैसे हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि विदेशी व्यापार होता क्या है। कभी भी वो क्वेश्चन में मांगे या ना मांगे उसको आपको डिफाइन कर देना है 2 लाइन में। उसके बाद हम लोग भारत की प्रमुख विदेश व्यापार की विशेषताएं क्या क्या है उसको देखेंगे। विशेषताओं हम लोग क्या देखेंगे, विदेश व्यापार मतलब भारत का एक या अन्य देशों के साथ अपनी उत्पादों को दूसरे देशों को बेचना और अपने यहाँ जो कमी है उन वस्तुओं को दूसरे देशों से खरीदना, यानी अपने देशों से जो बेचेंगे उसे निर्यात करेंगे दूसरे देशों को और वहां से लाएंगे उसे आयात करेंगे। तो इसको हम लोग करेंगे। तो अब यहाँ पे देखा जाएगा कि निर्यात करने वाली वस्तुएं कौन कौन सी हैं भारत की, जिसको सरप्लस उत्पादन करता है और जिसे उसे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। दूसरा देखा जाएगा कि आयात कौन कौन सी वस्तुएं करती है, ये विशेषताएं हैं। ठीक है, अब सबसे अधिक विदेशी व्यापार कौन से रूट से होता है उसको देखेंगे हम लोग। और व्यापार घाटा क्या है, कैसा है भारत का, यानी कि आयात और निर्यात का जो अंतर है वो कैसा है। अगर अधिक आयात होता होगा तो व्यापार घाटा है, अगर निर्यात अधिक करेंगे तो व्यापार में हमें सरप्लस मिलेगा, लाभ है व्यापार में हम। तो इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। लास्ट में एक फ्लो चार्ट बना लेंगे और एक कंक्लूड करेंगे, निष्कर्ष करेंगे परिभाषा को। तो देख लेते हैं हम लोग, पर इसी तरह से हम लोग करेंगे इसको। तो सबसे पहले हम लोग परिभाषित करते हैं किसे, तो हम लोग परिभाषित करेंगे विदेशी व्यापार को। तो जब एक देश अपने उत्पाद को दूसरे देश में बेचता है, यानी दूसरे देशों में बेचता है तथा उनसे आवश्यक वस्तुएं क्रय यानी कि आयात निर्यात करता है, तो इसे विदेश व्यापार या फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। कहने का तात्पर्य कि जब कोई एक देश
अपने देशों के उत्पाद को दूसरे देशों को बेचता है और दूसरे देशों से उनके उत्पाद को खरीदता है, यानी आयात निर्यात करता है। तो यही आयात निर्यात की प्रक्रिया विदेशी व्यापार कहलाता है। ठीक है ना। भारत का विदेशी व्यापार उसकी आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्योंकि हम लोग भारत का विदेशी व्यापार देख ले, उसके बारे में जानेंगे। स्वतंत्रता के समय भारत का विदेशी व्यापार सीमित था। जब भारत स्वतंत्र हुआ था तो उसको कुछ ही देशों के साथ व्यापार किया करता था, परंतु आज यह विश्व के अनेक देशों के साथ व्यापार किया जाता है। किसका? तो भारत का। भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी विशेषताएं हैं उसको देख लेते हैं पहले हम लोग। तो पहला विशेषता क्या है? भारत का विदेशी व्यापार अब लगभग सभी महाद्वीपों के देशों के साथ होता है। पहला चीज ये हो गया। दूसरा क्या है? तो भारत में मुख्यतः देखते हैं निर्यात के, भारत में मुख्यतः तैयार वस्त्र, क्या क्या होता है इसको देखते जाइएगा। तैयार वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधियां, साथ ही साथ रत्न ज्वारात और कृषि उत्पादों का निर्यात होता है। तो निर्यात कितनी चीजों का हो रहा है? तैयार वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधियां, रत्न ज्वारात और कृषि उत्पादों का निर्यात किया जाता है। जबकि आयात में भारत मुख्यतः कच्चा तेल, किसका किसका आयात करता है? देखिए सबसे अधिक करता है कच्चा तेल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और रासायनिक पदार्थ आदि का आयात करता है। अब अगर आयात निर्यात करता है किसके द्वारा? तो समुद्री मार्ग भारत के विदेशी व्यापार का व्यापार में प्रमुख भूमिका निभाता है। यानी सबसे अधिक विदेशी व्यापार आयात निर्यात समुद्री मार्ग के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि भारत का व्यापार घाटा कैसा है भाई। भारत का व्यापार जो घाटा है वो अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। मतलब कि व्यापार लाभ नहीं है बल्कि व्यापार घाटा में चल रहा है। कैसे? तो आयात अधिक हो रहा है और निर्यात कम हो रहा है। यही हो गया व्यापार घाटा। अब इन सारी विशेषताओं को एक फ्लोचार्ट में हम लोग सेट कर देते हैं और लास्ट में 4 लाइन का निष्कर्ष लिख लेते हैं। तो उसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए हम लोग इस क्वेश्चन का जो पूरा हम लोग देखें विदेशी व्यापार की विशेषताएं भारत की, उसको हम लोग फ्लोचार्ट के रूप में यहाँ पे सजाए हुए हैं। हर एक क्वेश्चन को फ्लोचार्ट में आप करिएगा तो मार्क्स अधिक आने की संभावनाएं बनी रहेंगी। तो देखिए सबसे पहले भारत के विदेशी व्यापार की प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो हमने पहला विशेषता क्या लिखा था? सभी महाद्वीपों के देशों के साथ संचालित है भारत का विदेशी व्यापार। ठीक। दूसरा, निर्यात की वस्तुएं कौन कौन है एकदम हम लोग एक नजर में देखते हैं। तैयार वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, औषधियां, रत्न जवाहरात और कृषि उत्पाद, इतनी सारी चीजों को निर्यात की जाती हैं। जबकि आयातित वस्तुएं में कौन सी हैं? आयातित वस्तुएं में कच्चा तेल, मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, रासायनिक पदार्थ। ध्यान रखिएगा अगर पूछेगा सबसे अधिक आयात करने वाली वस्तु निम्नलिखित में से कौन है? पहला कच्चा तेल ही जाएगा। 4 ऑप्शन रहेगा तो इसको आप करिएगा। समुद्री मार्ग प्रमुख साधन है अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, भारत का विदेशी व्यापार का, और व्यापार घाटा अभी भी चुनौती है। क्यों? क्योंकि आयात अधिक हो रहा है एवं निर्यात कम हो रहा है। तो ये हम लोग फ्लोचार्ट में पूरी विशेषताओं को जिक्र कर दिए, बहुत बढ़िया से दिखा दिए। इसका कंक्लूजन करिए, निष्कर्ष करिए कि क्या है इसकी चीजें। निष्कर्ष में देखिए कैसे लिखा जाता है, इसको देख लीजिए एक बार। निष्कर्ष में तो भारत का विदेश व्यापार देश की आर्थिक वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्यों? क्योंकि निर्यात को बढ़ावा देकर अगर आर्थिक विकास में, आर्थिक वृद्धि में योगदान देता है तो हम लोग इस पे कुछ काम करेंगे ना। तो कैसे काम करेंगे? तो निर्यात को बढ़ावा देकर और आयात पर निर्भरता घटाकर भारत क्या हो सकता है? आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर हो सकता है। और संतुलित और सतत विदेशी व्यापार भारत की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का आधार रहेगा। तो इस प्रकार से ऐसा निष्कर्ष दीजिएगा ताकि अच्छा लगे लास्ट में, और मार्क्स आने की अधिक संभावनाएं रहेंगी। इसी को हम लोग इंग्लिश वर्जन एक बार देख लेते हैं, एक नजर में इंग्लिश वर्जन को देख लेते हैं ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी लाभ हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं इंग्लिश में इसका ट्रांसलेट जो मैंने किया है विदेशी व्यापार का, भारत का विदेशी व्यापार, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सारी चीजें हैं। सबसे पहले डिफाइन करेंगे हम लोग विदेशी व्यापार को अंग्रेजी में। फॉरेन ट्रेड refers to the exchange of goods and services between one's country and other countries. That is called
foreign trade. India's foreign trade plays a vital role in its economic development. Vital role in economic development. After independence, it was limited, but now India trades with almost all countries. Almost all countries. The main features of India's foreign trade are as follows. That is, the first number is major exports include textile, engineering goods, medicines, germs, and agricultural products. And secondly, characteristics of Indian trade is, while major import, here is the major export and it is the major imports are crude oils, machinery, electronic goods, and chemicals. Maritime routes plays a key role of Indian foreign trade. And for fourth number characteristics is, India still face a trade deficit. Trade deficit means more import and list of export. That is the means of trade deficit. कंक्लूजन हम लोग कर लेते हैं इसका. India's foreign trade plays a vital role in the nation's economic growth and development. By promoting exports, India can move towards self-reliance. A balanced and sustainable foreign trade is the foundation of a strong and prosperous economy. इस प्रकार हम लोग देख लिए इसका इंग्लिश वर्जन भी. अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 38 को देखते हैं. भारत में भौम जल संसाधनों पर एक टिप्पणी लिखिए. राइट अ नोट ऑन ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज इन इंडिया. तो देखिए बच्चों, यहाँ पे शॉर्ट नोट्स लिखने बोल रहा है, लेकिन वो वर्ड होना चाहिए 150 वर्ड में होना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ग्राउंड वाटर यानी भूमिगत जल या भौम जल को सबसे पहले परिभाषित करेंगे, डिफाइन करेंगे. उसके बाद हम लोग भारत में भौम जल की क्या स्थिति है, कहाँ पे भौम जल सबसे अधिक दोहन किया गया है, कहाँ पे सबसे अधिक अभी भौम जल की उपलब्धता है, और इन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा, उसको मैप के द्वारा कहाँ पे हम दिखा सकते हैं, और निष्कर्ष लास्ट में इसको देंगे हम लोग. तो इसको आंसर को देखिए, मैंने बोर्ड पे लिखा है, इसको आपके स्क्रीन पर है आंसर इसका. सबसे पहले डिफाइन किए हैं वर्षा जल का कुछ भाग. सबसे पहले भौम जल को हम लोग डिफाइन किए और डिफिनेशन को देख लीजिए, परिभाषा को. वर्षा जल का कुछ भाग भूमि की सतह से नीचे जाकर चट्टानों की दरारों और मिट्टी की परतों में संचित हो जाता है, उसे ही भूमिगत जल या ग्राउंड वाटर कहा जाता है. अब कुछ हम लोग इसमें टिप्पणी कर रहे हैं भौम जल के संदर्भ में भारत में. तो पहला टिप्पणी क्या है, भौम जल भारत में जल का एक महत्वपूर्ण स्रोत है जिसका उपयोग सिंचाई, पेयजल, घरेलू कार्यों और औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए किया जाता है. दूसरी टिप्पणी हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, तो भारत के कुल नवीकरणीय जल संसाधनों का, जितना भी नवीकरणीय जल संसाधन है उसका, कुल नवीकरणीय जल संसाधन का लगभग 60% भाग भूमिगत जल से ही प्राप्त होता है. बहुत बड़ा फैक्ट है ये. ठीक है. उसके बाद अगला टिप्पणी क्या है, तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया गया है ना. याद करिए, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र, सबसे अधिक वहीं पे प्रयोग हुआ और वहीं पे डेवलप किया. तो भूमिगत जल का सबसे अधिक वहीं पे दोहन किया गया. कहाँ पे, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में. इसलिए वहां का भूमि, उन राज्यों में देखिएगा तो भूमिगत जल है या ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो गिरता जा रहा है, गिरावट देखी जा रही है. जबकि इसके विपरीत पूर्वोत्तर राज्यों, देखिए पूर्वोत्तर, जबकि इसके विपरीत पूर्वोत्तर राज्यों
और पहाड़ी क्षेत्रों में, कुछ कुछ जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में भूमिगत जल की पर्याप्त उपलब्धता है। इसी को मैंने मैप पे दिखा दिया, आप लोग भी दिखा दीजिएगा। भारत का एक मानचित्र बना दीजिएगा और उस चित्र में क्या करिएगा, किनारे लिख दीजिएगा अत्यधिक भौम जल दोहन क्षेत्र। इन क्षेत्रों में पूरा दोहन किया जा रहा है, जबकि ये जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं, यहाँ पे भौम जल की पर्याप्त उपलब्धता अभी भी बनी हुई है। लास्ट में इसको कंक्लूड करेंगे हम लोग निष्कर्ष के साथ कि भूमिगत जल का संरक्षण, वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग और जल प्रबंधन की प्रभावी नीतियां अपनाकर, है ना, अपनाना आवश्यक है ताकि भविष्य में जल संकट से बचा जा सके। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट किए 150 शब्दों में। इसका इंग्लिश वर्जन हम लोग देख लेते हैं। बोर्ड में मैं लिख दे रहा हूं, इसको इंग्लिश वर्जन वाले, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख लेंगे। देखिए इसका इंग्लिश ट्रांसलेट मैंने कर दिया है। ग्राउंड वाटर इज द वाटर दैट सिप्स बिलो द अर्थ सरफेस एंड इट्स स्टोर्ड इन सॉइल लेयर्स एंड रॉक fractures. That is called groundwater. It is a major source of water in India, used for irrigation, drinking, domestic and industrial purpose. Nearly 60% of India's renewable water resources come from groundwater. Over extraction in states like Punjab, Haryana, Uttar Pradesh and Bihar has caused a decline in water level, while northeastern and hilly region have abundant groundwater. Conclusion: conservation through rainwater harvesting and proper management is essential to prevent future water scarcity. That's it. अब हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग 39 क्वेश्चन को देखते हैं। 39 क्वेश्चन में देखिए कौन सा प्रश्न है, तो भारत में कृषि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो इस प्रश्न को बहुत सामान्य प्रश्न है, लेकिन अगर आप इसमें चाहें तो अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। वो अच्छे मार्क्स उठाने के एक प्रस्तुतिकरण मुख्य भूमिका होता है उसमें। तो सबसे पहले इस प्रश्न में हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग सबसे पहले कृषि की परिभाषा देंगे, सबसे पहले कृषि को परिभाषित कर लेंगे। उसके बाद नीचे कृषि की विशेषताओं का 2-3 जो विशेषताएं हैं उसको व्याख्या कर देंगे। बाकी बात 4-5 जो विशेषताएं हैं उसको पॉइंट में लिख देंगे, क्योंकि आपके पास शब्द लिमिट 150 ही है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो सभी का आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आइए हम लोग क्या देखे हैं, क्या लिखे हैं उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कृषि को परिभाषित करते हैं। कृषि को परिभाषित करने का देखिए क्या है तरीका, कि प्रस्तुतिकरण इसी प्रकार से करेंगे, हर एक प्रश्न का हम लोग परिभाषा देंगे। कृषि प्राथमिक क्रिया का एक ऐसा रूप है, याद करिए यहाँ पे हम लोग बार बार जिक्र करें प्राथमिक क्रिया, हो सके कभी पूछ दे कि कृषि किसका कौन सी क्रिया है, तो प्राथमिक क्रिया है। तो कृषि प्राथमिक क्रिया के एक ऐसा रूप है जिसके अंतर्गत मानव अपने जीवन निर्वाह के साथ साथ आर्थिक उपार्जन यानी आय का स्रोत, आर्थिक उपार्जन के उद्देश्य से धरातल पर विभिन्न फसलों को उत्पादित करता है। ये हो गई हमारी कृषि की परिभाषा सामान्य रूप से। अब देखते हैं कि इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। तो पैराग्राफ चेंज करेंगे परिभाषा के बाद, उसके बाद लिखेंगे भारत में कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, तो अनियमित मानसून पर निर्भरता। मानसून तो है लेकिन अनियमित है, ठीक है, अनियमित है और अनिश्चित है। तो उस पर हम लोग क्या लिखे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो भारत में देख लीजिए इसका, भारत में कृषि क्षेत्र का केवल, पूरा जो कृषि क्षेत्र है उसका केवल 1/3 भाग मतलब 1/3 यानी 33%, 33.33% ही सिंचित क्षेत्र, इरिगेटेड क्षेत्र कितना है, तो 1/3 भाग है। जबकि शेष कृषि क्षेत्र में फसलों का उत्पादन प्रत्यक्ष रूप से किस पर निर्भर रहता है, तो वर्षा पर, यानी कि 63%, जो 63 और 64 के आसपास जो कृषि उत्पादन होता है हमारा, वो पूरी तरह से वर्षा पर निर्भर रहता है। अब वर्षा पर निर्भर रहता है तो कौन सी वर्षा पर, तो मानसून पर, दक्षिण पश्चिम मानसून उसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ज्यादा वर्षा होती है हमारे यहाँ।
जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून में भी अनिश्चितता, वही चीज अभी हम लोग, अनिश्चितता और अनियमितता पाई जाती है। कब आएगा, कितना आएगा, कहना मुश्किल है। इस साल बहुत अच्छा बारिश हुई, अगले साल क्या सूखा पड़ेगा, वो सारी अनिश्चितता और अनियमितता होती है, पाई जाती है। जिससे सिंचाई हेतु, अब वर्षा नहीं होगा तो जिससे सिंचाई हेतु नहरी जल आपूर्ति में भी प्रभावित होती है। नहर के द्वारा जो जल आपूर्ति होती है सिंचाई के लिए, वो भी प्रभावित हो जाता है एक प्रकार से। तो ये एक समस्या है, जिसको समस्या आधारित विशेषता बोल सकते हैं हम लोग। दूसरा है निम्न उत्पादकता, लो प्रोडक्टिविटी। जो भूमि की उत्पादकता है फसलों का, जैसे प्रति हेक्टर उत्पादन जो होते हैं वो कम होते हैं हमारे अन्य देशों की तुलना में। वही लिखा है हमने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अपेक्षा भारत में फसलों की उत्पादकता कम है, यानी प्रति इकाई क्षेत्र में फसल का उत्पादन कम है। अगला क्या है, तो छोटे खेत तथा विखंडित जोत। जो खेत हैं वो छोटे हैं और एक किसान का खेत एक यहाँ है तो एक 2 किलोमीटर के बाद है, एक ही जगह खेत नहीं है, उसी को बोलते हैं विखंडित जोत। और छोटे हैं, वो छोटे छोटे खेत है। क्यों? क्योंकि जनसंख्या अधिक हो गई है तो वो बढ़ते चले गए, छोटे छोटे हो चले गए। उसी को मैंने लिखा है। अब देखिए थोड़ा सा आंकड़ा इसमें मैंने दे दिया है, आंकड़ा देने से थोड़ा मार्क्स आते हैं, डाटा देने से। 60% से अधिक किसानों के पास, ध्यान दीजिएगा कितना, तो 60% से अधिक किसानों के पास 1 हेक्टर से भी छोटे भूत जोत हैं। भू जोत मतलब भूमि में जो हम लोग जोतते हैं खेत, वो। और 40% किसानों के पास, ध्यान दीजिएगा 60% तो उधर हो गया, 40% किसानों की जोतों का आकार कितना है, 0.15 हेक्टर से भी कम, यानी आधा हेक्टर से भी कम है। तो सोचिए इतने छोटे खेत में कृषि कार्य कैसे किया जाएगा। इसलिए कृषि श्रम प्रधान हो जाती है। वहां पे प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी का, ट्रैक्टर का, थ्रेसर का प्रयोग हम लोग कम कर पाते हैं छोटे खेत की वजह से। अगली विशेषता क्या है, तो वित्तीय संसाधनों की बाध्यताएं तथा ऋणग्रस्तता। वित्तीय संसाधन क्या है, तो किसान जो ऋण लेते हैं वो आपके औपचारिक बैंक वगैरह से नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो वो महाजन से लिया, सेठ साहूकार से लिया, और वो फसलों का उत्पादन क्या होता है, कम होता है, जिससे उसको भरपाई नहीं कर पाते हैं और वो ऋणग्रस्तता में ही चले जाते हैं। इस साल लिए फिर उसका सूद देते देते नहीं पूरा कर पाए, मूलधन बचा रहा और फिर वो कंटिन्यूटी बना रहता है, इसलिए ऋणग्रस्तता भी हो जाती है। ठीक है ना। उसके बाद देखिए ये हो गया। अगला विशेषता क्या है, तो भूमि सुधारों की कमी। जो लैंड रिफॉर्म्स आया था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, जमींदारों के पास भूमियां थी तो उसमें बोला गया कि उसका सीमांकन किया गया, लेकिन वो भी अच्छी तरीके से व्यवस्थित रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, जिसके वजह से समस्याएं अभी भी बनी हुई हैं। अगला है वाणिज्यीकरण का भाव। कृषि जो है जीवन निर्वाह ज्यादा है, उसका ट्रेड के लिए, व्यापार के लिए विकसित करना आवश्यक है। तो वाणिज्यीकरण वहां पे नहीं हो पाया है। अगर वाणिज्यीकरण हो जाएगा तो उद्योग का रूप ले लेगा। ठीक है, तो वाणिज्यीकरण का अभाव है। अगला क्या है, व्यापक अल्प बेरोजगारी, मतलब बहुत बड़ा स्तर पर वहां पे अल्प बेरोजगारी पाई जाती है कृषि क्षेत्र में। अब मान लीजिए किसी मानसून के समय में जब खेती होती है तो मात्र 1 महीना उस समय, और जिस समय कटाई होती है खरीफ फसल की, रबी फसल की, तो उस समय 1 महीना, यानी 2 से 3 महीना उन लोग रोजगार में रहते हैं कृषि क्षेत्र में, बाकी बाद वो बेरोजगार रहते हैं। इसे ही छुपी बेरोजगारी भी कहा जाता है। ठीक है ना। तो क्या हो गया, व्यापक अल्प बेरोजगारी है वहां पे, कहां पे, तो कृषि क्षेत्र में। अगला देखिए परिश्रम प्रधान। तो क्या बोले हम कि भारत की जो कृषि प्रणाली है वो जनसंख्या अधिक है, छोटे खेत हैं, जिसके वजह से वहां पे श्रम जो है वो मानव श्रम का प्रयोग ज्यादा होता है, बल्कि टेक्नोलॉजी का उपयोग हम लोग कम कर पाते हैं। परिश्रम प्रधान है। ठीक है। अगला है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव। अब बताइए पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, खेत छोटे होते जा रहे हैं, और उसी खेत से उसको भोजन की प्राप्ति लेनी है, तो खाद्य सुरक्षा की भी समस्या आ जा रही है। तो इतनी सारी विशेषताएं हो गई हैं आपकी कृषि की। अगर 150 वर्ड में आएगा, 150 शब्दों में आएगा, तो इन टॉपिक को भी आप लोग एक्सप्लेन कर देंगे जैसा मैंने आपको समझाया। यहाँ पे लिखा नहीं है, 150 शब्दों की कंडीशन था, इसलिए मैंने
दो तीन पॉइंट को ही एक्सप्लेन किया है। ठीक है, अब इसका हम लोग इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं एक नजर में, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी फायदा हो जाए। ठीक, उसको देख। क्वेश्चन क्या है? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। तो सबसे पहले हमने सिर्फ डिफाइन किया है, एग्रीकल्चर इज अ फॉर्म ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज इन विच human beings cultivated various crops on the earth's surface, not only for livelihood but also for the purpose of earning income. The main features of agriculture in India are as follows. First characteristics or features is dependence on irregular monsoon. Only 1/3 of the agriculture area in India is irrigated, which crops production in the remaining regions depends directly on rainfall. However, uncertainty and irregularity are also found in the southwest monsoon, which affects canal water supply for irrigation. Now, next main features of Indian agriculture is low productivities. Low productivities. The yield of the crops in the country is low in comparison to the international level. And third features of Indian agriculture is a small farm size and fragmentation of land holdings. Fourth feature is concentrates of financial resources and indebtedness. And fifth feature is lack of land reforms. Six is lack of commercialization. Seven is vast unemployment. Eight number feature is labor intensive. And ninth is excessive population pressure. तो ये हो गया हमारा उसका इंग्लिश वर्जन इंडियन एग्रीकल्चर का जो मेन फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है उसका। अब हम लोग 40 नंबर के क्वेश्चन में जो है उसको देख लेते हैं। भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बात कर रहा है प्राकृतिक कारकों। तो भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारकों की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन नेचुरल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट इन इंडिया। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि रूरल सेटलमेंट होता क्या है। ठीक है, जानने के तो पहले सेटलमेंट, लेकिन हम लोग प्रकृति को देखते हैं। सबसे पहले ग्रामीण अधिवास के बारे में बात की जा रही, तो उसी से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो रूरल सेटलमेंट या ग्रामीण अधिवास या ग्रामीण बस्ती को हम लोग परिभाषा दे चुके हैं। वैसी मानव बस्तियां जहां रहने वाले अधिकांश लोग कृषि अथवा अन्य प्राथमिक क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, वे ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं या ग्रामीण बस्तियां कहलाते हैं। ठीक है, भारत में विभिन्न प्रकार के ग्रामीण अधिवासों के लिए उत्तरदायी प्राकृतिक कारक निम्नलिखित हैं। कौन कौन है? तो पहला सबसे देखिए, प्राकृतिक कारक कौन है, हम लोग इस पर डिटेल करेंगे आज, फोकस किसी पर है। तो प्राकृतिक कारक कौन कौन है? सबसे पहले भौतिक लक्षण, यही मेन है, यही मुख्य प्राकृतिक कारक है। अब इसमें देखिए, क्योंकि ये प्रकृति पर निर्भर है, बाकी बात सब देखिए मानव जनित है, सांस्कृतिक मानव जातीय कारक, सुरक्षा संबंधी कारक, तो इस पे फोकस करते हैं हम लोग। भौतिक लक्षण यानी फिजिकल फीचर्स, इसके अंतर्गत विभिन्न भौतिक लक्षणों को शामिल करते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से ग्रामीण बस्तियों के प्रकार को प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, इस पे एक्सप्लेन करिएगा आप लोग। भूभाग की प्रकृति पहला है, भौतिक या प्राकृतिक कारक क्या? तो भौतिक लक्षण में भूभाग की प्रकृति, दूसरा उसकी ऊंचाई, भूभाग की ऊंचाई, फिर वहां की जलवायु और जल की उपलब्धता। ठीक है, तो भूभाग की प्रकृति में हम लोग लिख लेंगे, आप लोग लिख लीजिएगा कि भूभाग की प्रकृति के अंतर्गत किसी भी क्षेत्र की भू आकृति को देखा जाता है कि वह मैदानी क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या फिर पहाड़ी क्षेत्र है। तो मैदानी क्षेत्रों में ग्रामीण अधिवास सघन पाए जाएंगे, प्रभावित करेगा उसके प्रकार को। मैदानी क्षेत्र में सघन पाए जाएंगे, पर्वतीय क्षेत्रों में अर्ध एकाकी पाई जाएंगी, और मैदान पठारी क्षेत्र में अर्धगुच्छित वगैरह के अधिवास पाए जाएंगे। तो वो
प्रकृति पर डिपेंड करता है कि उसका भूभाग की प्रकृति कैसी है, मैदानी है, पर्वतीय है, पठारी है या फिर पहाड़ी है। ठीक है। दूसरा है ऊंचाई। ऊंचाई वाले क्षेत्र डिपेंड करेगा कि समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है। ठीक है। अधिक ऊंचाई क्षेत्र में भी मानव अधिवास नहीं रह सकता, तो मध्यम ऊंचाई क्षेत्रों में रहता है। इसको आप लोग डिटेल कर लीजिए। जलवायु, जलवायु फेवरेबल जलवायु होनी चाहिए, सम जलवायु होनी चाहिए, जटिल जलवायु नहीं होनी चाहिए, जहां पे कि मानव अपने जीविकोपार्जन के साथ साथ अपना अधिवास को कर सके। वहां पे अधिवास की प्रकृति डिपेंड करती है। और अगला है जल की उपलब्धता। जहां पे जल की उपलब्धता अधिक रहेगी वहां पे मानव का अधिवास अधिक रहेगा, क्योंकि वहां पे आर्थिक क्रियाओं के साथ साथ उसके जैविक दैनिक क्रियाकलाप भी संपन्न होंगे। तो इसको आप लोग डिटेल कर लीजिएगा, जो भी मैंने बात रखा है आपको। ठीक है, ये इसी पर है। क्योंकि मैं सारा लिख दिया हूं, अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछ दे तो सारा लिखना जरूरी हो जाएगा। तो सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक के अंतर्गत क्या करेंगे, तो वहां की सामाजिक संरचना कैसी है, पहला हो जाएगा इसके अंतर्गत क्या, तो सामाजिक संरचना, समाज कैसा है। वहां जाति पर डिपेंड करता है अधिवास, और धर्म पर, धर्म के आधार पर भी कुछ धर्म के लोग अलग बसते हैं, कुछ जाति के लोग अलग बसते हैं, और समाज अलग अलग रहता है तो अलग अलग टोलों में बसता है, तो उसको हम लोग पल्लीकृत ग्रामीण बस्ती भी बोलते हैं। ठीक है। अगला है सुरक्षा संबंधी कारक। तो इसके अंतर्गत मुख्यतः चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा को रखा जाता है। इसके अंतर्गत भी लोग क्या करते हैं, एक जगह बसने का प्रयास करते हैं ताकि चोरियों और डकैतियों से बचा जा सके। ठीक है ना, एक जगह बचने का, और वो गुच्छित बस्तियां हो जाती हैं। ठीक है। तो इस प्रकार देखिए, जो हम लोग क्या किए, तो उपरोक्त कारकों से प्रभावित होकर भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं, भारत की जो ग्रामीण बस्तियां हैं उसको मुख्यतः 4 प्रकारों में रखा जा सकता है। 4 प्रकारों, वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं, तो सबसे पहला गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित, यानी सघन आबादी वाले, सघन बसे वाले क्षेत्र होंगे ग्रामीण अधिवास। ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं गुच्छित, संकुलित अथवा आकेंद्रित। और दूसरा क्या, अर्धगुच्छित अथवा विखंडित, यानी इससे थोड़ा सा कम सघन वाला। उसके बाद पल्लीकृत, अभी मैंने बोला ना, अलग अलग समाजों में बटे रहते हैं जाति धर्म से, तो वो अलग अलग पल्लीकृत बटे रहते हैं, टोलों में रहते हैं। और अगला है परिक्षिप्त अथवा एकाकी। तो पर्वतीय क्षेत्र, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र, जहाँ पे जल की उपलब्धता कम है, जलवायु अच्छी नहीं है, तो वहां पे क्या मिलेगा, तो एकाकी बस्ती मिलेगी। एक घर वहां है पर्वतीय क्षेत्र में, एक घर वहां है, तो उसको बोलते हैं परिक्षिप्त या अथवा एकाकी बस्तियां। ठीक है ना, ये क्वेश्चन आया था इस बार बहुत, कि परिक्षिप्त अथवा एकाकी बस्ती से संबंधित एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था 2025 में। ठीक है, इसी का हम लोग इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं जल्दी से। ये देखते हैं हम लोग ह्यूमन सेटलमेंट के अंतर्गत अर्बन सेटलमेंट का जो डिफिनेशन है, और फिजिकल फैक्टर्स के साथ साथ अन्य फैक्टर उसको कैसे प्रभावित करते हैं, उसके टाइप्स को, उसको देख लेते हैं हम लोग। ह्यूमन सेटलमेंट्स वेयर द मेजॉरिटी ऑफ पीपुल आर engaged in agriculture or other primary activities are called rural settlement. The following factors are responsible for the different types of rural settlement in India. First is physical factors, physical features or physical factors. It includes various physical characteristics or features that directly influence and responsible the types of rural settlements, such as the first is nature of terrain, altitude, climate, and availability of water. Second factor is influence to the human settlement, that is the cultural and ethnic factors. It includes social structure, secondly caste, and thirdly religion. And third factor, which is the factor of human settlement, especially in rural settlement, is security factors. It mainly includes factors that provide protection against thieves and robberies. इन सभी से जितने भी फैक्टर्स हैं, वो चाहे कल्चरल फैक्टर हो या सिक्योरिटी फैक्टर्स हो या फिजिकल फैक्टर्स हो, ठीक है, फिजिकल फैक्टर्स हो, उन सभी से इंपैक्ट होके अलग अलग प्रकार की ह्यूमन सेटलमेंट, अर्बन रूरल सेटलमेंट डेवलप हुए हैं, और उसी के टाइप्स यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। फर्स्ट इज क्लस्टर्ड
एग्लोमेरेटेड और न्यूक्लिएटेड। सेकेंड इज सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड, एंड थर्ड इज हेमलेटेड, एंड फोर्थ इज डिस्पर्स और आइसोलेटेड। तो इसको आप लोग लिख लें, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है। पहले हिंदी में समझा ही दिए तो दोनों हो जा रहा था, आप लोगों के लिए अच्छा हो जा रहा है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए कौन सा क्वेश्चन है 2024 में लघु उत्तरीय में। तो प्रवास के किन्हीं दो अपकर्ष कारकों का उल्लेख करें, मेंशन एनी टू पुल फैक्टर्स ऑफ माइग्रेशन। तो देखिए बच्चों यहाँ पे प्रश्न का 2 या 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, वो शब्दों पर डिपेंड करेगा, 150 शब्द आपके कहाँ पे कंप्लीट होते हैं। इसमें करना क्या है, प्रवास की परिभाषा हमने इसमें नहीं देंगे क्योंकि लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग आ जाएंगे अपकर्ष कारक से। लेकिन उससे पहले बताएंगे कि प्रवास प्रक्रिया स्थान परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। प्रवास एक मानव के स्थान परिवर्तन से संबंधित है, और प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक अगर वो स्थान परिवर्तन करते हैं तो उसके पीछे 2 कारक जिम्मेवार हैं, रिस्पॉन्सिबल है। पहला है प्रतिकर्ष कारक जिसे हम लोग पुश फैक्टर कहते हैं, दूसरा है अपकर्ष कारक जिसे हम लोग पुल फैक्टर कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग अपकर्ष कारक की परिभाषा देंगे कि अपकर्ष कारक प्रवास के अंतर्गत एक सकारात्मक कारक है जो मानव को अपने उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। और इस प्रकार अपकर्ष कारक के बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। वो कारक कौन कौन है जो प्रेरित करते हैं गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए? तो काम के बेहतर अवसर, यानी बेटर अपॉर्चुनिटी है उसका एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा क्या है, तो रहन सहन की उच्च दशाएं हैं, ठीक है। तीसरा हो गया सुरक्षा संबंधी कारक, ठीक है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि शिक्षा की या तो फिर स्वास्थ्य की अच्छी दशाएं हैं, ऐसे कुछ हैं जो अच्छे फैक्टर्स हैं जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, उसे अपकर्ष कारक कहते हैं हम लोग। उसी को हम लोग देख लेते हैं, और इसमें से 2 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 2 को पूछ रहा है तो 2 को एक्सप्लेन करेंगे, 3 पूछेगा 3 का एक्सप्लेन करिएगा, कोई बहुत बड़ा जटिल प्रश्न नहीं है। इसको हम लोग देख लेते हैं कि कैसे है इसको हम लोग लिखे हैं। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, प्रवास मानव के स्थान परिवर्तन। प्रवास मानव के स्थान परिवर्तन से संबंधित प्रक्रिया है जिसके लिए मुख्यतः 2 प्रकार के कारक उत्तरदायी होते हैं। पहला कौन है, तो प्रतिकर्ष कारक पुश फैक्टर, और दूसरा है अपकर्ष कारक यानी पुल फैक्टर। अब बात आता है कि अपकर्ष कारक कहते किसे हैं, तो इसके बाद परिभाषित हम लोग कर ले रहे हैं, डिफाइन इसको किए हुए हैं। अपकर्ष कारक प्रवास प्रक्रिया के तहत ऐसे सकारात्मक कारक होते हैं जो लोगों को उद्गम स्थान से गंतव्य स्थान की ओर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। उद्गम स्थान यानी लोग का मूल स्थान, और वह जहां जाता है वो गंतव्य स्थान हो गया, की ओर प्रेरित करते हैं। अपकर्ष कारक के प्रमुख उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला, काम के बेहतर अवसर, दूसरा रहन सहन की अच्छी दशाएं, तीसरा शांति व स्थायित्व, चौथा जीवन व संपत्ति की सुरक्षा, और 5वां अनुकूल जलवायु इत्यादि। 3 में से कुछ किन्हीं भी 2 को हम लोग कर लेते हैं। तो हम लोग करते हैं काम के बेहतर अवसर और रहन सहन की अच्छी दशाओं को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए उसको कर लेते हैं। तो देखिए उन दोनों अपकर्ष कारकों को हम लोग 5 अपकर्ष कारक के उदाहरण देखें, उनमें से 2 को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे क्योंकि 150 शब्दों में है। काम के बेहतर अवसर अर्थात रोजगार की सुविधा। प्रवास के तहत यह एक आर्थिक कारक है जिसके अंतर्गत लोगों द्वारा जिन प्रदेशों में काम के बेहतर अवसर उपलब्ध होते हैं तो उनका प्रवास उपलब्ध रोजगार की ओर होता है। क्लियर है चीजें? उदाहरण स्वरूप हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़, पदमा, टाटीझरिया, चुरचू आदि प्रखंड से लोगों का प्रवास कोलकाता, मुंबई, पुणे, नासिक, हैदराबाद, दिल्ली एवं रांची शहरों की ओर होता है। किस लिए? तो रोजगार की प्राप्ति के लिए। उसी को मैंने यहाँ मैप में दिखा दिया है। देखिए हमारा झारखंड है, और झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र के विभिन्न ब्लॉक जो हमने बताए आपको, बहुत सारे ब्लॉक है, पिछड़े ब्लॉक है, वहां से लोगों का प्रवास होता है रोजगार के लिए। कहाँ कहाँ होता है? कोलकाता की ओर होता है, हैदराबाद की ओर होता है, नासिक की ओर होता है, पुणे की ओर होता है, मुंबई, सूरत, दिल्ली और भी जगहों में होता है जिसको मैंने
बहुत दिखाया है। इंडेक्स में आप लोग क्या कर देंगे, एक इंडेक्स बना देंगे इस टाइप से, जो जो इंडेक्स है, और वहां लिख देंगे अपकर्ष कारक द्वारा लोगों का प्रवास। यहाँ पे आप चित्र भी लिख सकते हैं, एग्जाम में जरूर लिखिएगा इसको। ठीक है, ये हो गया पहला। दूसरा देखिए, रहन सहन की अच्छी दशाएं। ठीक है ना, गुड कंडीशन है वहां पे लिविंग के लिए, रहने के लिए। तो जिन प्रदेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य आदि सुविधाओं के कारण लोगों को रहने के लिए अच्छी दशाएं प्राप्त होती हैं, वहां लोगों द्वारा प्रवास किया जाता है। जैसे हम लोग लोकल एग्जाम्पल ही देते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा आप लोगों को। हजारीबाग जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से शिक्षा, स्वास्थ्य की निम्न सुविधाओं के कारण लोगों का प्रवास हजारीबाग शहर की ओर हुआ है। और देखिए, हजारीबाग शहर का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों, अन्य जो ब्लॉक हैं, प्रखंड है, ग्रामीण क्षेत्र, वहां से लोग यहाँ आके बसने लगे हैं। ठीक है ना, प्रवास कर गए हैं। ठीक है, देखिए फिगर में, ये हजारीबाग का हम लोग का मानचित्र है, मैप है, रेखा चित्र है ये। उसमें बहुत सारे प्रखंड वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं, जैसे चौपारण वाला क्षेत्र ये है, बरकट्ठा, बरही, यहाँ बरही है, मैंने बरही यहाँ लिख देता, बरही, पदमा, विष्णुगढ़, चुरचू, बड़कागांव, केरेडारी, ये सब ग्रामीण क्षेत्र हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रों से लोग क्या जा रहे हैं, अच्छी दशाओं जीने के लिए हजारीबाग शहर की ओर। देखिए मैंने एरो बना दिया है, एरो बना दिया है, जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? तो वहां बसने के लिए। और ये अपकर्ष कारक द्वारा लोगों का प्रवास है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एरो दिखा देना है इससे। तो ये क्या हो गया, ये भी एक हम लोग चित्र बनाएं, और इस चित्र में हम लोग क्या दिखाएं, इस चित्र में हम लोग दिखाएं काम के अच्छी दशाओं के लिए लोगों का प्रवास। इसमें काम के या काम के बेहतर अवसर के लिए लोगों का प्रवास, तो दोनों को हम लोग फिगर साथ में बनाते चलेंगे। ठीक है, लास्ट में कंक्लूड करते हैं आंसर को, क्वेश्चन को, कि निष्कर्षता, निष्कर्ष का हेडिंग डाल दीजिएगा। निष्कर्षता कह सकते हैं कि अपकर्ष कारक लोगों को अपनी ओर आने के लिए प्रेरित करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि इन अपकर्ष केंद्रों में, अपकर्ष केंद्र कौन हुआ, हजारीबाग शहर हुआ, हैदराबाद, कोलकाता, ये सब हुआ। इन अपकर्ष केंद्रों में मानव विकास की अधिक संभावनाएं होती हैं, इसीलिए लोग अपकर्ष केंद्रों में जाना चाहते हैं। ठीक है, इसी क्वेश्चन का हम लोग इंग्लिश वर्जन भी देख लेते हैं एक नजर में, ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन का हम लोग इंग्लिश वर्जन बोर्ड पे उतार दिए हैं, सारे लिख दिए हैं, सारे बच्चे इंग्लिश वाले लिख लेंगे। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ, स्पेलिंग अगर कहीं पे प्रॉब्लम हो गई आपको तो। माइग्रेशन इज अ प्रोसेस रिलेटेड, migration is a process related to the change of a person's place of residence, for which mainly two types of factors are responsible. First is push factors and secondly is pull factors. तो क्वेश्चन के अनुसार हम लोग पुल फैक्टर को पर ही डिटेल बात करेंगे। पुल फैक्टर्स अंडर द माइग्रेशन प्रोसेस आर positive factors that encourage people to move from the place of origin to the destination. The main examples of pull factors are as follows. First is better job opportunities. Second is good living condition. Third is peace and stability. Fourth is security of life and property. And fifth is pleasant climate. Fifth is pleasant climate. So now we are discussing about the first pull factors examples. Better job opportunities. Under the push factor, this is an economic factors according to which peoples are influenced to move towards areas where better employment opportunities are available. For example, people from block like Bisnugarh, Padma, Tatizharia, Churchu, etc. in Hazaribagh district migrate to cities such as Kolkata, Mumbai, Pune, Hyderabad, Delhi, Ranchi, etc. Now second example of pull factor is good living condition. So we are हम लोग इसी पे अब डिस्कस करेंगे। Good living condition. People migrate to areas where better living conditions are available due to facilities such as education, facilities such as
education and health. Education and health. For example, in the rural areas of Hazaribagh district, due to poor education, health facilities, people have migrated towards Hazaribagh town. That's it. तो इसको हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ दिया मैंने। कहीं भी स्पेलिंग आपको दिक्कत हो रही होगी तो उसको आप लोग लिख लेंगे। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, लघु उत्तरीय का क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। तो आइए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। मेंशन मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स, यहां से अगर नहीं दिख रहा होगा तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड फार्मिंग। तो सबसे पहले हम लोग मिश्रित कृषि को परिभाषित कर लेते हैं। मिश्रित कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन के कार्य भी करते हैं। ध्यान से समझिए, मिश्रित कृषि क्या है। आप बहुत बच्चे लिख देते हैं विभिन्न फसलों के साथ में खेती करना ही मिश्रित कृषि है। कुछ मैं गाइड रूट भी देखा हूं, उसमें भी जो प्रकाशक है वो भी उसी तरह लिख के भेजते हैं। तो थोड़ा सा इधर उधर के गाइड से पढ़ने से बचिएगा, क्योंकि उसमें आंसर गलत रहते हैं। मिश्रित कृषि का तात्पर्य है कृषि की वह पद्धति जिसमें फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन के भी कार्य किए जाते हैं, उसे हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। इस प्रकार मिश्रित कृषि की बहुत सारी विशेषताएं हैं। पहला कि यह मध्यम आकार के खेत होते हैं यहाँ पे, और गेहूं, मक्का, जाय, रय, चारे की फसल इत्यादि यहाँ की मुख्य फसलें होती हैं। और फसलों के साथ साथ यहाँ पे पशुपालन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले मवेशी, भेड़ इत्यादि पशुओं को पाला जाता है। और साथ ही साथ ये अत्यधिक विकसित वाले देशों में संपन्न होता है, जैसे कि यूरोप में जाइएगा तो उत्तर पश्चिमी भाग, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, या फिर दक्षिणी महाद्वीपों, 3 दक्षिण महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और आपका अफ्रीका, वहां के भी समशीतोष्ण वाले भाग, टेम्परेट ग्रासलैंड एरियाज हैं, उन क्षेत्रों में की जाती है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं पूरी डिटेल। तो देखिए, परिभाषा हम लोग जान ही लिए कि मिश्रित कृषि वह कृषि पद्धति है जिसमें किसान फसल उत्पादन के साथ साथ पशुपालन के कार्य भी करते हैं। मिश्रित कृषि की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। खेतों का आकार मध्यम होता है, ध्यान देंगे, खेतों का आकार मध्यम होता है। मुख्य फसलों के रूप में गेहूं, जौ, राई, जय, मक्का के साथ साथ चारे की फसलें और कंदमूल यानी रूट जो क्रॉप्स होते हैं वो उगाई जाती हैं। फसलों के साथ साथ पशुओं जैसे कि मवेशी, भेड़, सुअर, कुक्कुट मतलब होता है पोल्ट्री में जैसे मुर्गी वगैरह पालन करते हैं ना, अंडे के लिए, मांस के लिए, चिकन के लिए, उसे हम लोग कुक्कुट बोलते हैं। कुक्कुट आय के मुख्य स्रोत है। अधिक पूंजी व्यय की आवश्यकता होगी इसमें, साथ ही साथ कृषकों की कुशलता एवं उनकी योग्यता मिश्रित कृषि की मुख्य विशेषता है। अब देखिए, मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित प्रदेशों में की जाती है। सबसे अधिक जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे की जाती है, जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप। देखिए मैंने मैप में बना दिया है, उत्तरी पश्चिमी यूरोप, तो ये वाला भाग है यूरोप वाला भाग, ये ब्रिटेन आइलैंड वाला भाग है, ये भी उत्तर पश्चिम में आ जाएगा। ये वाला भाग पूरा आ जाएगा आपका जर्मनी के साथ साथ फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन के साथ साथ, स्पेन के नहीं लेकिन ऊपर में भाग जैसे कि नीदरलैंड, इन सब क्षेत्रों में हो गया। और उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, ये उत्तरी अमेरिका है, इसका पूर्वी भाग देखिए यहाँ पे पूरा भाग, कनाडा का पूर्वी भाग और अमेरिका का पूर्वी भाग। उसके अलावा यूरेशिया के कुछ भाग, ये जो यूरेशिया है उसके कुछ भाग, और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश, समशीतोष्ण मतलब 45 डिग्री से 60 डिग्री के अक्षांश वाले भाग, वो भी दक्षिणी महाद्वीप। दक्षिणी महाद्वीप में कितने हैं? तीन दक्षिणी महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इसको ओसानिया भी बोलते हैं। इसका देखिए समशीतोष्ण वाला भाग, ये पंपास ग्रासलैंड वाला क्षेत्र है ना, उसी को बेसिकली यहाँ पे देखिए वेल्ड ग्रासलैंड, टेम्परेट ग्रासलैंड वाला भाग यहाँ पे भी है, और यहाँ पे पर्थ एडिलेड का वाला भाग भी, यहाँ पे ये सब मिश्रित कृषि वाले क्षेत्र की जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग देख लिए बहुत बढ़िया से। अब हम लोग इसका इंग्लिश वर्जन भी देखते हैं, जिससे कि अंग्रेजी माध्यम के बच्चों को भी थोड़ा हेल्प हो जाए। तो देख लेते हैं उसको। तो मिक्स्ड फार्मिंग को हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं, लिख दिया है मैंने, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसको लिख लेंगे। एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं ताकि स्पेलिंग आपको समझ में आ जाए। मिक्स्ड फार्मिंग इज एन एग्रीकल्चरल practice in which farmers
carry out crop cultivating along with animal husbandry. The main features of mixed farming are as follows. First is the size of the fields is medium. Second is along with fodder and root crops, the main crops grown are wheat, barley, mustard and maize. Third is along with crops, animals such as cattle, sheep, pigs and poultry are also important source in income. Now fourth features of mixed farming is higher capital along with the skill and competence of farmers is a main feature of mixed farming. Fifth is the distribution of mixed farming related features. Mixed farming is practiced in the most developed region of the world. For example, northwestern Europe. It is the northwestern Europe in British Island or France, Germany, Netherlands, etc. And the second part is eastern part of North America. It is the North America and the eastern part. Basically, Canada's eastern part and USA eastern part. Third is some parts of Eurasia. It is the Eurasia and Eurasia's this part is related to the mixed farming areas. Now fourth distribution areas of mixed farming is the temperate latitude region of the southern continents. Here is the southern continent. Three southern continent is South America, Africa and Australia. And in this continent or this countries, the temperate latitude area like 45 latitude to 60-degree latitude area like Pampas temperate grassland, Wales grassland and Downs grassland. It is the distribution of mixed farming areas. तो इस प्रकार हम लोग देख लिए पूरे के पूरा मिक्स फार्मिंग को या मिश्रित कृषि को। तो बच्चों इस प्रकार 2024 के जैक के द्वारा पूछे गए वार्षिक परीक्षा के तहत हम लोग ऑब्जेक्टिव भी कर लिए 25 ऑब्जेक्टिव्स, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन भी हम लोग साथ कर लिए 26 से लेकर 34 तक नंबर क्वेश्चन तक, और 35 से लेकर 42 तक आज हम लोग शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए या लघु उत्तरीय प्रश्न को देखें। तो जो भी चैनल में नए होंगे आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेके आते हैं इसके लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, जो कि अगला अपलोड मैं करूंगा। सभी को दिन मंगलमय हो, सभी अच्छे से पढ़ाई करें, सभी का हैव अ नाइस डे।